स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल डीके मास्टर क्लासेस में। आप सभी के प्यार से अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी के प्यार से ये सब मुमकिन है। एंड आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। हमारे चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हम बात करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलिए या फिर इसे एक्टिविटी सीरीज़ बोलिए। रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़ किसकी है? ये एक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स की, ठीक है, ऑफ मेटल्स। देखिए, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज एक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ओके, देन उस हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा? अब लो रिएक्टिव वाले, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव वाले स्टार्ट रहेंगे। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे याद करना प्रैक्टिस से हो जाएगा वैसे, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में करना है, थोड़ा ट्रिक चाहिए, तो एक ट्रिक है बहुत ही प्यारी। ठीक है, मुझे पता चली तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कौन है? आगे आओ। ठीक है, इससे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। कैसे? केदार के पोटेशियम, नाथ ना Na सोडियम, पोटेशियम सोडियम, का केदारनाथ का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, फीके Fe फी आयरन, ठीक है, से Sn टिन, पकाता Pb पकाता, लेड है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां तक याद हो गया। देखा ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कौन? कॉपर। है मर्क्यूरी। आगे आओ। Ag ये होता है सिल्वर। ठीक है, Au आओ गोल्ड। ठीक है, देखो ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, अर्जेंटम ऑरियम, तो ये इनका नाम था। ठीक है, सिल्वर गोल्ड, लेकिन हम इन्हें ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Hg मर्क्यूरी। ओके, के से है अपना पोटेशियम। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो हम लिख लेंगे, चलो आपने ट्रिक बता दी, ये भी याद हो जाएगा हमें, लेकिन इसका रोल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ज़रा ये समझाइए। देखिए बच्चों, जो मैंने सबसे ऊपर एलिमेंट लिखा है, ये जो मेटल लिखा है पोटेशियम, और फिर नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, ये हाई रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव, और फिर धीरे 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 रिएक्टिविटी घटती जाती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सीरीज। यस, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हाई रिएक्टिव है एंड ये मिड रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है ये। बात समझ आ गई? ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस चीज पे निर्भर करती है कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उसी को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव वाले मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसी के कंपाउंड से उसको अलग कर देगा। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो जरा देखिए, मैं एग्जांपल से पहले आपको समझाता हूँ। लेट सपोज यहां से मैं ले लेता हूं आयरन को, चलो ठीक है ना, Fe आयरन है, राइट, सॉलिड फॉर्म में है, आयरन की नेल्स ले लेते हैं हम, प्लस आयरन के साथ हम कर रहे हैं कॉपर को, चलो जी कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक्वस फॉर्म में है। इनकी रिएक्शन करवाते हैं, जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, आयरन, और यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो कि किस कलर का है, ब्लू कलर का है बच्चों, कलर भी चेंज होगा यहाँ पे। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए डिप किया जाता है, ठीक है, सबमर्ज करा दिया, अब हम नोटिस करते हैं आफ्टर दैट कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये जो आयरन है हाई रिएक्टिव होने की वजह से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसी के कंपाउंड में से अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट बनेगा एक्वस फॉर्म में, ओके। किस कलर का बनेगा, ग्रीन कलर का बनेगा बच्चों। प्लस में क्या रिलीज हो गया, कौन निकल गया, कॉपर बाहर चला जाएगा बेचारा सॉलिड फॉर्म में। बात समझ आ गई? ये पूरी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ तो आयरन नेल्स है मेरे पास कुछ, ठीक है, ओके, आयरन नेल्स का यूज़ करा, इसको हमने डिप कर दिया एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का है। और फिर आफ्टर दैट सम टाइम जब इनमें भी रिएक्शन हो जाएगी तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, और ये जो आयरन नेल्स इसके अंदर रखी हुई थी उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और इसके अंदर कॉपर बन जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा। समझ आ गई बात सभी को? बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों कि कैसे आयरन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू मेक अ आयरन सल्फेट, दैट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन दिस रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लिखें जरा इसे, व्हेन more reactive element displace less reactive element from its compound or salt solution, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स के उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको निकाल सकता है, तो क्या लो वाला हाई को कर सकता है डिस्प्लेस? नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि लो रिएक्टिव कैसे हाई रिएक्टिव को कर देगा, सोचो, है ना। जो हाईली रिएक्टिव है वो तो कर सकता है, बट लो वाला कैसे करेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर इसी का मैं उल्टा लिख दूं ना, यहाँ पर कॉपर लिख दूं, यहाँ आयरन सल्फेट लिख दूं, तो पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपको समझ आ गया। एक रिएक्शन और करते हैं इसी पे, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलिए अब मैं जरा जिंक की रिएक्शन करवाने वाला हूं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है ना, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि देखो जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप डिस्प्ले यहाँ पर सीरीज में देखो तो जिंक ये रहा मेरे पास और कॉपर नीचे है, ये रहा।
तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है बच्चों। तो जिंक यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। अच्छा, इसमें कलर भी लिख लो जरा। जिंक का कलर होता है ग्रे, ठीक है, ये ग्रे कलर का सॉल्यूशन है। और अगर आपको ध्यान हो तो कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, राइट। और ये जिंक सल्फेट जो बना वो बना कलरलेस, ठीक है। और जो कॉपर था यहाँ पे ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कलर चेंज होगा। ओके, इज दैट क्लियर? इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर and it displays from copper sulfate from its copper sulfate solution, okay, and making zinc sulfate which is colorless and copper is brown. Similarly lead की रिएक्शन अगर मैं कॉपर क्लोराइड के साथ करवाऊं तो क्या होगा? लेड की रिएक्शन Pb, दिस इज लेड की रिएक्शन अगर कॉपर क्लोराइड के साथ करवा दें CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या होगी रिएक्शन? सिंपल है, लेड यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर देखो लेड ये रहा, ओके, और कॉपर ये रहा। तो लेड अभी भी कॉपर से हाई है ना एक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ पर लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। तो लेड यहाँ पे क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड PbCl2 एंड कॉपर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये जो लेड क्लोराइड बना ये वाइट कलर का बनेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ आ गया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए। अब चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है एक्टिविटी सीरीज की, ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही जरूरत थी हमें। हाँ जी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो नेगेटिव आयन था और पहले कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, राइट। सिंपल मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दो नए कंपाउंड बने यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होने पे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास दो नए कंपाउंड बन गए। अब कमाल की बात पता है क्या, कि इसमें एक कंपाउंड ऐसा बनता है जो प्रेसिपिटेट होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड था वो एक प्रेसिपिटेट बना है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है प्लस प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। जो उस सॉल्यूशन को बनते वक्त जो बनाना है वो सॉल्युबल नहीं था उसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे दही मथते हैं तो मक्खन बनता है ना, राइट, और लस्सी निकलती है। तो यहाँ पर जो लस्सी है वो तो एक सॉल्यूशन बन गया, लेकिन जो मक्खन है वो इस टाइम प्रेसिपिटेट है, जो कि उस लस्सी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बनने से पहले का प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे अभी मान लीजिए दूध है हमारे पास, ठीक है, एक पतीले में दूध है, उसके अंदर आपने लेमन जूस या विनेगर डाला, तो आप देखोगे वो दूध फट जाएगा, उसमें पनीर बन जाएगा और थोड़ी सी लस्सी बच जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वो जो पनीर बना वो प्रेसिपिटेट है, समझ गए बात। वो दो लिक्विड सॉल्यूशंस थे हमारे पास, दोनों में रिएक्शन हुई और आफ्टर दैट हमें पनीर मिला उसमें दूध फटने के बाद, और फिर हमें वहाँ पर वो बची हुई लस्सी मिली। तो यहाँ पर वो जो पनीर मिला वो प्रेसिपिटेट था, समझ गई बात आप, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, तो सिमिलरली ऐसा होता है कि यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं। और आपको मैंने पहले बताया था एक्वस फॉर्म होता है वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक्वस फॉर्म में दोनों हमारे पास कंपाउंड्स हैं, दोनों को मिक्स करा। देखिए जरा, फील कीजिए इसको जरा, कि दो आपके पास ऐसे सॉल्यूशन है। ए बीकर 1 में मान लीजिए बीकर ए है, इसके अंदर कुछ हमारे पास सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, कंपाउंड ए, और प्लस में एक और मान लेता हूँ ये बी कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर भी एक्वस फॉर्म में एक सॉल्यूशन है। दोनों को मिक्स कर दिया, मान लीजिए इसको इसमें डाल दिया, मिक्स हो गया ना। दोनों को मिक्स करने से क्या हुआ, दोनों को मिक्स करने से एक रिएक्शन हुई दोनों के बीच में, और अब ये एक ही बीकर में मिक्स हुए हैं ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट बचेंगे जो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे और बाकी मेरे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन बचेगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें मिली, एक तो मेरे पास प्रेसिपिटेट मिले जो कि सॉलिड फॉर्म में थे, और एक मेरे पास सॉल्यूशन मिला जो ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, राइट। तो कुछ इस हिसाब से रिएक्शन होने वाली है। अब चलो एक एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा। देखिए ये रहा सोडियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4। अब यहाँ पर भी वही लगा बेटा वैलेंसी वाला खेल, सोडियम की होती है +1, सल्फेट की होती है -2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इसके पास आ जाएगी सोडियम के पास, 1 सल्फेट के पास लिख दो। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, BaCl2। बेरियम की 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, तो 1 इसके पास 2 उधर, ठीक है ना, BaCl2 बन गया। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों में आयंस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना, सल्फेट की जगह क्लोरीन आ गया, क्लोरीन की जगह सल्फेट चला गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास नए प्रोडक्ट्स बन के आए वो कुछ इस तरह से थे, सोडियम क्लोराइड बन के आया, ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट बना, BaSO4, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो समझ आई आपको? वैलेंसी का खेल था सारा। सोडियम की +1 थी, राइट, सोडियम की +1 थी, सल्फेट की -2 थी, बेरियम की कितनी थी +2, क्लोराइन की -1 क्लोराइड की। और यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 क्लोराइन जो था वो उठ के सोडियम के पास चला गया, तो 1 1 है दोनों, तो NaCl ही बनेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बेरियम की 2 है, इसकी -2 है, राइट, तो दोनों मिलके चलेंगे तो वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1, तो BaSO4 बनेगा ना, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको प्रेसिपिटेट किसके बने, तो वो हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो का यूज किया जाता है, या फिर इसकी जगह आप PPT भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ NaCl हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगी, सोडियम क्लोराइड, ओके। और किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इसके, व्हाइट कलर का। ये जो प्रेसिपिटेट मिला ना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, जिसको बाद में फिल्टर आउट कर सकते हैं हम सॉल्यूशन से, राइट। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया था कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, राइट। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा हम इसे लिखते हैं। अब हमें एक्टिविटी सीरीज की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक्टिविटी सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही जरूरत पड़ती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें कोई जरूरत नहीं होती एक्टिविटी सीरीज। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जरा। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स, द रिएक्शन in which 2 compounds, the reaction in which 2 compounds react and exchange their ion, exchange their ion to form a 2 new compounds, 2 new compounds, one is precipitate, ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, अब आयंस का एक्सचेंज करते हैं और 2 नए कंपाउंड बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इनमें से एक जो होता है वो कंपाउंड हमारा प्रेसिपिटेट भी बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब आप कहोगे सर इसको याद करने के लिए ना वही एक बढ़िया से बता दो ट्रिक। बस मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन नाम में क्या है, ऑक्सीजन है ना, नाम में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडेशन। तो यहां से याद रखो कि फर्स्ट थिंग इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कि इस रिएक्शन में ना ऑक्सीजन का गेन कराया जाएगा। इज दैट क्लियर? और रिडक्शन में क्या है, रिड्यूस होना किसी चीज का, किसका रिड्यूस कर रहे हैं हम। अगर मैंने कंपैरिजन ऑक्सीजन में यहां पर गेन करा है तो वहां पे क्या होगा, उसका रिवर्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा ही सिंपल है भाई, इधर गेन उधर लॉस, राइट बच्चों। नेक्स्ट और क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन में,
देखो हम कंपैरिजन हमेशा दो तरह से करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खेल सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ हमने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर कि भाई ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन में एक और चीज होगी, क्या होगी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर आपने रिएक्शन देखी जहां पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वहां पर भी समझ लेना यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और कहीं पर अगर आपने ये नोटिस करा कि भाई यहां पर गेन हो रहा है हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो क्या समझ लोगे आप कि सर जी यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन से याद कर लो, ऑक्सीजन का गेन तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन तो रिडक्शन, ठीक है बेटा। अब दोनों में उल्टा कर देना फिर। थर्ड पॉइंट क्या होता है, लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए अगर तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाए तो वहां पर रिडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ये तीन ही चीजें हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ओके। अब मैं इसको याद करने का आपको एक ट्रिक बताता हूं, बड़ी प्यारी सी। OLE OLE, ठीक है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ये हो गया इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओली, ठीक है। एक और बना सकते हो आप इसमें, OGO, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, OGO, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। OLH, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये बना सकते हो, बाकी वैसे बेसिकली याद हो ही जाता है, ये इतना कोई वो नहीं है। अब इसे समझते हैं कि कहाँ हो रहा है ये। सर जी ऐसे तो लिख दिया आपने, पर इसे करके दिखाओ, एक आध समझाओ हमें कहाँ से क्या हो रहा था है। तो आओ जरा आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ तो ऑक्सीडेशन की टर्म में मान लीजिए मैंने कॉपर है, कॉपर में मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। अब कॉपर के ऊपर एक लेयर रह जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। ऐसे सोडियम के साथ भी होता है, ऐसे मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो कॉपर ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब आप एक मेरी सिंपल सी बात का जवाब दो कि इनमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है। कॉपर यहाँ पर सिंगल है बेचारा, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं नहीं बोल सकता? मेरे को एक बात बताओ आप, क्या यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है कि गेन हो रहा है ऑक्सीजन का? यस ऑफ कोर्स, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। कॉपर, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई सभी को? ओके बोलो भाई, समझ आ गई सभी को? ठीक है। अब रिडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। रिडक्शन में मैंने बोला था गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होगा भैया। आओ जरा देखते हैं, कोई एग्जांपल देता हूं जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा बताइए जरा? NaH। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप नोटिस करो यार, सोडियम तो अकेला था, लेकिन उसके पास कौन आ गया? अब हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सोडियम हाइड्राइड बन गया। ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड। ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। ओके, तो यहां पर गेन हुआ हाइड्रोजन का। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी भैया कि ऑक्सीजन का गेन कैसे हुआ, हाइड्रोजन का गेन कैसे हुआ।
ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन हुआ तो रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ओके, आओ जरा और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, इसको मैं इरेज करता हूँ जरा। देखिए बड़ी प्यारी रिएक्शन है कि कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक तो कॉपर बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर वाओ दिस रिएक्शन इज कंटेनिंग बोथ हाइड्रो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कैसे, देखो कॉपर ऑक्साइड यहां पर बन गई है कॉपर, ध्यान देना बच्चों, कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है बेटा, रिएक्टेंट है इधर, इधर प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट तो हमारा प्रोडक्ट है ना। तो यहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है लेकिन वहां पर नहीं है प्रोडक्ट में, यानी यहां पर क्या हुआ भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ ना, समझ गए बात। तो यहां पर क्या हुआ है भाई मेरे, यहां रिडक्शन हुआ है, बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन वहां पर उसका साथी आ गया, ऑक्सीजन उसके साथ है इस बार, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन ने क्या करा भाई मेरे, गेन कर लिया ऑक्सीजन का, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई है, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है ना, समझ आ गई सभी को, रेडॉक्स रिएक्शन आ गई समझ में। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा, यहां पे जिंक अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। आप नोटिस करो यहां पर जरा और मुझे बताओ कि ये जो जिंक है, ऑक्सीजन था इसके पास लेकिन प्रोडक्ट में जाने पे इसके पास नहीं रहा भाई, तो यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ठीक है ना। और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, समझ आ गई बात। और दोनों यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है। एक और बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है जरा, आपको खुद ही अभी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि सर हाँ यार हम तो समझ पा रहे हैं सर, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन, यस आप समझ जाओगे अभी, समझ जाओगे अभी, देखना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जवाब दे दोगे तुरंत। देखिए जरा, यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड एंड व्हेन दे रिएक्ट विद HCl it will form manganese chloride MnCl2, okay, and हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, एंड अकेला क्लोरीन जो बचेगा भाई वो निकालेगा Cl2, क्लोरीन गैस, ठीक है ना। तो ये पूरी रिएक्शन है हमारी। अब आप मुझे इसमें बताइए कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जल्दी से आइए, मुझे पता था आप सभी को पता लग जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन है मैंगनीज के पास लेकिन यहाँ पर तो नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ साथ में, तो जहां पे लॉस हो गया अगर ऑक्सीजन का, भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वहां पर ऑटोमेटिकली रिडक्शन हुआ है ना, सही बात है कि नहीं बताओ बेटा, रिडक्शन हुआ ना यहाँ पे। और अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, क्लोरीन के साथ था बस, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गई ना इसको, अरे भाई ऑक्सीजन का गेन हो गया ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बच्चे समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, देखो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे,
राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको और मैं बोलूं सर कि आप बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओगे कि यहां पर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, तो क्या आप बता दोगे? बताइए, बता दोगे आप? ठीक है ना, आप बता दोगे। मैं यहां पर आपको दो टर्म के साथ कंपेयर करा चुका हूं। पहला गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों की चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर गेन होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, लॉस होगा ऑक्सीजन का तो रिडक्शन। एक हाइड्रोजन का भी मैंने आपको बता दिया गेन और लॉस में, ठीक है। हाइड्रोजन का भी बता दिया मैंने आपको कि भाई अगर हमारा गेन होगा हाइड्रोजन तो रिडक्शन, लॉस होगा हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब बात आ रही है सर थर्ड टर्म की, जो मैंने बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अपना रिडक्शन होगा, और अगर लॉस होगा अगर इलेक्ट्रॉन का तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट। याद है? आओ चलो इसको एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था जिंक ऑक्साइड का, और कार्बन के साथ जैसे इसको ऐड करवाया था तो मैंने देखा यार यहां पर तो जिंक अकेला हो गया बेचारा, और वहां पर कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना भाई, तो जिंक ऑक्साइड जब ये दोनों ऐसे बने हुए हैं ना आपस में, तो यहां पर ये आयंस की फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको? देखो जरा, जिंक 2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव होगा, तब दोनों ने मिलके यहां पर ZNO बनाया होगा, ठीक है ना। वैलेंसी 2 है तो कैंसिल होकर 1 हो गई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया होगा, राइट। तो जिंक 2 पॉजिटिव है, यहां पर ये आयन है बच्चा, ध्यान देना आयन है, लेकिन यहां पर ये न्यूट्रल हो गया है, यहां पे न्यूट्रल हो गया है, यानी जो जिंक पहले की स्टेट में था जब ये अनस्टेबल था, 2 पॉजिटिव आयन बन के तो स्टेबल हो गया था, ठीक है ना, और रिएक्शन कर ली थी इसने, लेकिन अब ये आयन से वापस ये बन गया, यानी यहां पर इसने क्या करा, जनरली मेटल क्या करते हैं, लूज करके 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव जो भी इन पे बनना है चार्ज आता है, तो इसने लूज कर रखा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है कार्बन के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, अब यहां से ये गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन का। अब जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, जब यहां पर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा। जिंक 2 पॉजिटिव है, अगर ये जिंक बना है, जिंक 2 पॉजिटिव अगर जिंक बन गया, अपने ऊपर न्यूट्रल चार्ज ले आया वापस, तो इसका मतलब क्या बना, ये यहां पर क्या हुआ, इसने गेन करा है, गेन करा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। यही लिखवाया था मैंने आपको कि भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो देखो ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की टर्म में बता दिया, अगर क्रॉस चेक करना है तो आप यहां से देख लो कि ऑक्सीडेशन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तब भी रिडक्शन है। समझ गए बात? प्रूफ होगी ये चीज कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है। दोनों ही टर्म में आप समझ सकते हो, दोनों में ही यहाँ रिडक्शन साबित हो रहा है। समझ आ गई बात? मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी समझा दिया रिडक्शन। समझ आ गई बेटा सभी को? देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। आइए जरा समझते हैं। सॉरी। तो कॉपर ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ओके, दोनों रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड बनी। नॉर्मली मैं यहां बोल सकता हूं कि कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ है। बिल्कुल सिंपल सब, बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना, कितना आसान लग रहा है भाई, गेन हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन हो गया। बिल्कुल सही हो सर आप, बिल्कुल सही एकदम। बच्चों आप भी सही हो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेकिन हमें प्रूफ करना है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं। आओ चला देखते हैं। कॉपर यहां पर न्यूट्रल स्टेट में, इस टाइम इसके पास जीरो, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसे जब रिएक्शन करनी है कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर को, तो भाई इसको चार्ज में कन्वर्ट होना होगा। यानी अब यहां पर जो कॉपर और ये ऑक्साइड आप देख रहे हो, अगर मैं इनको चार्ज की फॉर्म में लिखूं तो +2 कॉपर का और -2 ऑक्सीजन का होगा, दोनों कैंसिल होके 1 हो गए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके CuO बने। याद करो जरा, मैंने आपको बताया था ना, कॉपर का +2, इसका -2, ये लो, ठीक है, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गया CuO।
तो यानी कि यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव बनने के लिए, यानी 0 था लेकिन यहाँ पे वो 2 पॉजिटिव बना, इस पे आयंस बने, ठीक है ना। अभी ये अनस्टेबल था, इसके ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पर जब ये गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि कॉपर वैसे भी मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ पे लूज करने से क्या होगा, अब लूज करा है तो भैया क्या होगा, यहाँ पे लूज करने से ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर लूज करने से ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो मैंने यहाँ पर दोनों के एग्जांपल दे दिया आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, और पिछले वाले एग्जांपल में कैसे गेन करके इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ था। और दोनों ही केसेस मैंने आपको अल्टरनेटली प्रूफ करा के दिखा दिए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है, तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। इससे पहले समझने के लिए अगर मैं आपको छोटा सा एक टर्म है, वैसे आई अंडरस्टूड कि आपको शायद अंदाजा हो गया होगा, बट फिर भी मेरा तो फर्ज है एक बार बताना आपको कि यहां पर ना एक टर्म यूज होती है बेटा, एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं एजेंट। जैसे हर एक चीज को कराने के लिए ना कोई एजेंट की आवश्यकता होती है भाई, है, तो वैसे यहां पर एजेंट का यूज होता है, एजेंट का जिक्र होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनका क्या मतलब है, देखो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दोनों का काम कुछ इस तरह से, जैसा नाम वैसा काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को, अपने साथ वाले को, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अपने साथ वाले का रिडक्शन करवाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बात पूछो जरा, इनका खुद का क्या होगा, फिर इनका उल्टा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो, वो साथ वाले का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो खुद का तो रिडक्शन ही करवाएगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट साथ वाले को रिडक्शन दे रहा है, साथ वाले का रिडक्शन करवा रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, जो एलिमेंट या कंपाउंड जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, वो खुद अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। देखिए जरा मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करूं, इसी में देख लो आप, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। समझ गए बात आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, HCl क्या है, यहाँ पर अपने साथ वाले का क्या करवा रहा है, वो रिडक्शन करवा रहा है ना, देखो ऑक्सीजन लूज करवा रहा है ना, तो HCl यहाँ पे क्या है, HCl यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए बात, साथ वाले का रिड्यूक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपने साथ वाले का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बात समझ आ गई सभी को, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, जैसा नाम वैसा काम, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो अपने साथ वाले का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, देखो करवा दिया ना इसने, इसका ऑक्सीडेशन, इसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है, ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना ये, ठीक है ना, और खुद का रिडक्शन करवा रहा है, देखो बात समझ गए। तो जैसा नाम वैसा काम भैया, ठीक है। अब अगला टॉपिक करते हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े इसकी, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन निकली पड़ी, तो आप क्या लिखोगे, द सब्सटेंस दैट रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। समझ गए बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बच्चे भाई, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, राइट, इसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और हम सिंपल भाषा में ये भी याद रख सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो साथ वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद का रिडक्शन करवाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन या रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन दे दे किसी सब्सटेंस को या रिमूव कर दे ऑक्सीजन ताकि रिडक्शन हो सके, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली
इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, साथ साथ अगर दोनों रिएक्शन हो रही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ इज कोरोजन। पहला कोरोजन है, देखो किस किस पे होता है, देखिए जरा ये, द फिनोमेना ड्यू टू विच द ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। जो हमारे एटमोसफेयर में एयर में आप कह सकते हो ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वेपर्स हैं, मॉइस्चर है और कुछ केमिकल्स हैं, उनकी रिएक्शन से मेटल सरफेस का जो शाइनी सरफेस था ना, वो खराब हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है ना, तो बेसिकली वो ही कोरोजन है हमारा। अब मैं एग्जांपल दूं अगर आयरन की, आयरन का कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम बात करें आयरन कोई बेंच है, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में रखा होता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है। आयरन की चेयर है जो यूज़ में नहीं है, आप उसे रख दो छत पे, ठीक है ना, और छोड़ दो ऐसे ही, साल बाद आप देखोगे उसके ऊपर जो पेंट था वो खराब हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर पेंट नहीं था वहाँ पे कोरोजन हो जाएगा। ठीक है ना, सो आप कह सकते हो कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आयरन आर्टिकल्स शाइनी होते हैं जब वो नए होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन लेयर और पाउडर। रेडिश ब्राउन लेयर उस पर चढ़ जाती है, कब? जब उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है ओपन, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का रस्ट बन जाना, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाना, ये कोरोजन ही तो है बेटा। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये ध्यान रखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आप पूछा जाता है ये कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो यस। और कुछ और भी है बेटा, जो मेटल जैसे सिल्वर हो गया ना, सिल्वर वैसे तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, राइट, लेकिन क्या होता है जो हमारी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ सिल्वर रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिस वजह से वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है और सिल्वर हमारी काली पड़ जाती है, चांदी काली हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से चांदी का काला पड़ना इसी वजह से होता है, कोरोजन हो जाता है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है उस पर। ऐसे ही सेम कॉपर के साथ होता है। अगर आप कॉपर को कुछ समय के लिए ऐसे ओपन सरफेस में छोड़ दोगे तो वो मॉइस्चर एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ग्रीन कोटिंग अपने ऊपर बना लेगा, ग्रीन कलर की कोटिंग। ठीक है, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसका केमिकल नाम है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, राइट, 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर पर, यही उसका कोरोजन होता है, राइट। अब इससे मेथड कैसे है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो देखिए जरा ध्यान से। प्रिवेंट कोरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड है हमारा, पेंटिंग कर दो उस पर, गैल्वेनाइजेशन कर दो और उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। ठीक है, ऑयलिंग, पेंटिंग, देखो यहाँ पे लिखा होगा, पेंटिंग कर दो, पेंट कर दो आयरन के आर्टिकल पे तो बच सकता है कोरोजन से। गैल्वेनाइजिंग होता है जिंक की लेयर चढ़ाना उसके ऊपर। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाना मेटल सरफेस पे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देना दूसरे मेटल की, ठीक है, जो कोरोड ना हो सके ताकि वो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। तो ये 3 मेथड है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। अब इस पे ना एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट बता दो कोरोजन के। ये तो हमने पढ़ लिया वैसे नॉर्मली कि कोरोजन होता क्या है, द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच एन ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली ईटन अवे by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion. Example पढ़ लिया कि जो rusting of iron होता है is an also example of corrosion, right? And black coating silver की black coating हो जाए silver पे और green coating हो जाए copper पे after some time, this is also due to happen by the corrosion, right? And method देख लिया हमने कैसे इनको बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आता है कि इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए वो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोजन की वजह से ख़राब हो जाती है, लेकिन हमें उन्हें बचाने का मेथड भी पता है। जैसे देखिए ज़रा, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कोरोजन कैन डैमेज कार बॉडीज, ब्रिज, जो ब्रिज आयरन के बने होते हैं बेसिकली ज़्यादा उन पर डैमेज ज़्यादा होता है। तो कार बॉडीज़ हैं, कोई मतलब कार की बॉडी है वो ख़राब हो जाती है कोरोजन से, ब्रिज ख़राब हो जाते हैं। आयरन से बनी हुई चीज़ें जैसे आयरन रेलिंग हो गया, शिप्स हो गए, ये सभी ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने होते हैं स्पेशली आयरन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनका मेंटेनेंस पे खर्चा आता है। जैसे देखिए एवरी ईयर न्यूमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिपेयर द डैमेज ऑफ आयरन, ठीक है ना।
अब बात आ रही है रेंसिडिटी पे। देखो रेंसिडिटी ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि रेंसिडिटी क्या होता है सर जी। देखो रेंसिडिटी का मतलब होता है जो सब्सटेंस, जो फूड है और वो उस फूड के अंदर ऑयल और फैट ज़्यादा है, उस सब्सटेंस का ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए लेज़ या कोई कुरकुरे का पैकेट है, तो अगर आप उसे ओपन कर दोगे कुछ समय बाद देखोगे उसका टेस्ट और क्रंचीनेस उसकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना, और बैड स्मेल आने लग जाएगी। कारण यही है कि उसके अंदर जो, जिस समय आप देखते हो फ्लफी फ्लफी पैकेट है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है जो अनरिएक्टिव गैस है, वो उस फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ओपन करते हैं पैकेट तो नाइट्रोजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो सब्सटेंस जो है वो अपने आप को ऑक्सीडेशन करवा देता है, अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा, जिस वजह से उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाएगा। तो रेंसिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना भाई, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्लो ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स का, कि जिससे उनकी चेंज हो जाती है स्मेल और टेस्ट, ठीक है, और ये रेंसिडिटी कहलाता है। अब बात कर रहे हैं कि रेंसिडिटी से बचने के क्या कारण है। रेंसिडिटी से बचेंगे तो हमारा फूड जो है वो सेफ रहेगा, ज़्यादा समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं उसे इजीली। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके सिलेबस में जैसे BHA और BHT के बारे में बातचीत की गई है। BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये हमारे दो केमिकल हैं जिनको एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट ध्यान देना, एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, एंटी वर्ड यूज हो गया ना इसमें, एंटीऑक्सीडेंट। यूज नाइट्रोजन इन द पैकेजिंग फूड, पैकेजिंग फूड में नाइट्रोजन का यूज किया जाए तो वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करती है, ठीक है। कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखो फूड को तो खराब होना के कम चांसेस होते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में फूड रखो तो भी बच सकता है फूड लंबे समय तक। आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मी क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई इसमें नमकीन रखी है एयर टाइट कंटेनर में, तो नमकीन काफ़ी समय तक चलती है। बिस्किट्स रखे हैं, रस रखे हैं, ठीक है ना, तो एयर टाइट कंटेनर में कहते हैं जानबूझ के रखने के लिए, ताकि स्टोर रहे फूड हमारा, लंबे समय तक चलता रहे। स्टोर फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से थोड़ा दूर रखें फूड को। ऑक्सीडेशन रेट जो है स्लो हो जाता है लाइट अगर कम पड़े तो, लेकिन अगर लाइट ज़्यादा पड़े तो ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। सो ये कुछ हमारी बातें थी और इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हम जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके PYQ जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।